तो बस स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। आप थोड़ा सेटअप देख रहे होंगे, आपको लाल लाइन दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पर कोई आज मेरे साथ कैमरामैन नहीं बैठे हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे एम्स के डॉक्टर, एम्स में डीएम कर रहे हैं इन्फेक्शन डिजीजेज में। और यहाँ पर बात हुई, मैं कहा यार एम्स के डॉक्टर मिल गए हमें तो कुछ बातें आप तक पहुँचा देनी चाहिए। आपको पता है मेरा चैनल थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रफ है, तो रफनेस की इनको भी मैंने नज़ारा दे दिया कि एक रोटी का टुकड़ा लगाया कैमरे के नीचे और पीछे लगाया पत्थर, और हम बातें कर रहे हैं क्या है एम्स, क्या होते हैं सपने। हम सब देखते हैं सपने यार, हम बचपन में सपने देख के ही पैदा होते हैं, लेकिन मगर क्या सपने कभी पूरे हो सकते हैं हमें तो नहीं पता। मेरा सपना था थिएटर करके फिल्मों में जाना, और आज आप देख रहे हैं कि थिएटर का जरिया बन के ये हो चुका है, जिसमें मैं थोड़ी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, थोड़ी मूवीज की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद में फिल्म बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा तो अलग बात है, लेकिन यार एक बात बताओ, कैसा लगता है आपको लाखों लोगों का सपना जी के एम्स में रह के एम्स है क्या और एम्स अलग कैसे है, ये सब बात आप बताओ। नहीं मतलब जैसे आपने बात की तो जो भी बच्चा 11th-12th में होता है, जो भी बच्चा साइंस बायो लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और आगे जाके डॉक्टर बनने का सपना देखता है, तो हर बच्चे को ये लगता है कि वो अपने मेडिकल एजुकेशन के किसी ना किसी पड़ाव में किसी तरह एम्स पे पहुंच जाए। चाहे कोई एमबीबीएस कर ले, कोई एमडी कर ले, कोई डीएम कर ले। तो हर बच्चा जब 11th-12th में तैयारी कर रहा होता है, नीट यूजी की तैयारी कर रहा होता है, पीएमटी की तैयारी कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि यार किसी तरह भगवान मुझे एम्स पे पहुंचा दे, क्योंकि एम्स जो है हमारे कंट्री का, या मैं बोलूँ वर्ल्ड का एक, अगर मेडिकल एजुकेशन की बात की जाए तो पिनेकल है। मतलब इंडिया का तो बेस्ट है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट अक्रॉस वर्ल्ड भी वो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में से आता है। तो आपने बात की कि उसको अलग क्या बनाता है। हाँ। तो अलग ये बनाता है कि एम्स में क्या है, मतलब क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी इलाज करा रहे होते हैं, बट किसी ना किसी लेवल पे या तो उनका डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा होता है किसी वजह से, या तो कुछ डायग्नोसिस के लिए ऐसा कोई टेस्ट चाहिए जो वहां अवेलेबल नहीं होगा, या फिर अगर किसी का डायग्नोसिस बन भी गया तो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई चाहिए। तो ऐसी हर चीज जो अगर कहीं पे कोई टेस्ट हो या कोई ऐसी फैसिलिटी हो या फिर ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो जो अगर कहीं अवेलेबल नहीं होगा, तो जो आखिरी उम्मीद उस मरीज के पास बचती है, या वो डॉक्टर जो उसको पहले देख रहे थे उनके पास बचती है, वो ये बचती है कि यार अगर इसको एम्स भेज देंगे तो एम्स में वो दवाई मिलने की भी संभावना है, वो टेस्ट मिलने की भी संभावना है। तो आखिरी में जाके एक आखिरी उम्मीद जो बचती है वो एम्स बचती है, क्योंकि वहां पर किसी भी चीज के लिए ना नहीं है, वहां पर उसका इलाज सार्थक हो जाएगा। बाय द वे इनका नाम सार्थक गुप्ता है, और ये आगे चल के मैं इनसे बात करता हूँ यार मैं चालू करना चाहता हूँ कुछ कंटेंट क्रिएशन भी, थोड़ी बात नॉलेज मैं दूर तक ले जाना चाहता हूँ। उसका नाम भी रखूंगा पेज का, सब कुछ सार्थक, तो जल्दी आ जाएगा सब कुछ सार्थक आपके पास। मैं ये बोल रहा था कि अगर जैसे आपने बोला कि एम्स में वो इलाज मिल जाएगा उसको, वो दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन यार क्या सही में एम्स में सब कुछ फ्री है? जैसे इम्यून आई गेस कैंसर का एक स्टेज जाता है जहाँ पर कैंसर जब किसी को हो जाता है, कीमो नहीं काम कर रहा होता है, मान लीजिए उसमें कोई भी और जो तरीका है कैंसर को सॉल्व करने का वो काम नहीं कर रहा होता है, तो आई गेस इम्यून को बढ़ाने का चालू होता है, कोई इंजेक्शन लगते हैं। हाँ। उसके इंजेक्शन 3.5 लाख रुपए तक के अराउंड आता है। हाँ, तो क्या एम्स वो फ्री प्रोवाइड कर देगा? तो उसमें क्या होता है, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कैंसर वगैरह में कीमो और रेडियोथेरेपी की बात कर, आजकल एक इम्यूनोथेरेपी वाली चीज आ गई है। इम्यूनोथेरेपी से क्या होता है कि हम इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके कैंसर सेल्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब कैंसर सेल बेसिकली हमारी बॉडी के सेल्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ज्यादा नंबर में मल्टीप्लाई होकर गांठ बना रहे हैं। तो हम हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके उस गांठ को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या बाहर से ऐसी कुछ सेल्स दे रहे हैं जो इम्यूनोथेरेपी का काम करेगी और उस गांठ को खत्म करेगी। तो देखो उसमें क्या होता है, बहुत सारे एम्स क्योंकि एम्स में खाली पढ़ाई वाली चीज नहीं हो, एम्स में खाली इलाज वाली चीज नहीं हो रही है। एम्स एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर रिसर्च को बहुत प्रमोट किया जाता है। मतलब एम्स के बहुत सारे, मतलब ऐसी कुछ ड्रग है जो कोई नई ड्रग बनानी है या कोई नई थेरेपी बनानी है, कोई नया ट्रायल होना है, तो एम्स में रिसर्च को बहुत बढ़ावा मिलता है। हाँ। तो अगर रिसर्च को बढ़ावा मिल रहा है तो जो हमारा IRCH वाला सेंटर है जो स्पेशल मतलब कैंसर मरीजों के लिए ही अलग से बना है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे होते हैं। तो ऐसी जो सारी दवाइयां हैं वो बहुत सारी दवाइयां उन ट्रायल्स के जरिए पेशेंट्स को मिल जाती है, क्योंकि ट्रायल्स से चल रहे होते हैं ये देखने के लिए कि ये इम्यूनोथेरेपी काम करेगी कि नहीं करेगी। बट ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई रैशनल नहीं है। हाँ। वो सब प्रूवन चीजें हैं, लेकिन वो हमारी पॉपुलेशन में देखने के लिए वो ट्रायल्स चल रहे होते हैं, तो उसके अंडर में कुछ दवाइयां मरीजों को मिल जाती है। या फिर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, ऐसे एक रेयर डिजीजेस रेयर ड्रग्स करके कुछ एक प्रोग्राम है, उसमें ऐसी जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। अच्छा। या कुछ ऐसी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में क्या होता है, मतलब एक जेनेटिक कंडीशन है, उसमें बच्चा जब पैदा हो रहा है तभी से जीन म्यूटेशन की वजह से मसल्स की एट्रोफी हो रही होती है, तो वो बच्चा बचपन से ही पैरालाइज हो रखा है, उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए जो इंजेक्शन आते हैं वो बहुत लाखों में इंजेक्शन आते हैं। तो ऐसी जो रेयर ड्रग्स है, मतलब जो कि ऐसी बीमारियों के लिए चाहिए जिसका नॉर्मल दवाइयों से इलाज संभव नहीं है, तो वो रेयर ड्रग करके गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। या एम्स का खुद का भी तो मतलब यहाँ पर MSSO वाला एक स्कीम होता है कि जो सोशल सर्विस प्रोवाइडर वाला एक कोलैबोरेशन है उसके थ्रू, या फिर ट्रायल्स के थ्रू, ऐसे कुछ करके जहां तक हो सकता है वहां तक मरीजों को ऐसी दवाइयां देने की भी कोशिश की जाती है जो इंजेक्शन
बाहर शायद ना मिल पाए उसको, या अगर मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। तो वो ऐसा सब सिस्टम बना हुआ है कि किसी ना किसी तरह से मरीज लाचार वापस ना जाए, मतलब उसका किसी तरह से इलाज संभव हो। लेकिन जब जैसे वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने एक दो केसेस देखे हैं, जब अगर मान लो उनको पता चल जाता है कैंसर का वो स्टेज आ चुका है, इम्यूनोथेरेपी लगेगी, तो वो सबको पता है इम्यूनोथेरेपी लग रही है, तो इंजेक्शन आपने पड़ेगा तो 3-3.5 लाख रुपए का आता है वो, तो क्या उसके लाइफ लॉन्ग के लिए एम्स वो प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा? नहीं, लाइफ लॉन्ग में अब अगर वो यहाँ पे मतलब अगर यहाँ के फॉलोअप में रह रहा है और वो ट्रायल में रजिस्टर्ड है, तो वो मतलब जब तक वो ट्रायल चल रहा है, जब तक दवाई मिल रही है तब तक चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद भी मतलब अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो मैं उतना डिटेल में इस बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा उतना डायरेक्टली उस चीज से डीलिंग नहीं है। बट मुझे लगता है कि जब तक पेशेंट का फॉलो, ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट को आगे जाके कुछ दिक्कत आएगी कुछ सब्सिडाइज रेट पे या किसी तरह से, कुछ तो उसका सॉल्यूशन एम्स में होगा। कुछ तो सोच के किसी ने बोलते हैं, उन पे बहुत आरोप लगते हैं, किसी नेता पे मैं नाम नहीं लूंगा, कि उसने कुछ नहीं किया देश के लिए, तो वो दिखाना चाहते हैं लोग कि यार एम्स, IIT, मैं NSD जाना चाहता है, हर थिएटर वाला आदमी आपको पता है NSD जाना चाहता है, NSD, FTI सब वही एक नेता था जो करके चला गया, नाम आप कमेंट में बता देना। तो एम्स जैसे आप देख रहे हैं, इन्होंने डॉक्टर सार्थक गुप्ता साहब ने भी एक बात बोली कि यार बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड है। हाँ, और ये लोग ना दुनिया में, हमारे इंडिया में बेसिकली क्या होता है कि रिसर्च को ना शायद बहुत से लोग ना बहुत कमतर रखते हैं कि रिसर्च कर रहा है। जैसे मैं IITs में था तो PhD वालों को लोग ना, जो बीटेक वाले, इतना भाव नहीं देते। हाँ, अंत गोल लगता है कि उनको पैसा कमाना है, जबकि अगर किसी भी देश को अगर आगे जाना है तो उसको रिसर्च दिखानी पड़ती है कि हमने क्या नया लेके आया। तो ऐसा कोई आपको पता है कि एम्स ने ऐसा कुछ रिसर्च किया हो? जैसे बीटेक में और IITs ने तो बहुत सारी रिसर्च की हैं, जो चीजें इंडिया में मतलब दुनिया में गई हैं, ठीक है, लेकिन क्या एम्स ने मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ अपना ही रिसर्च किया जो दुनिया में नहीं था कहीं, कि एम्स कुछ लेके आया? ऐसा कुछ आपको इसमें है? नहीं, जैसे अब जब उस टाइम पे कोविड जब आया था, हम सबके लिए एक नई बीमारी थी उस टाइम पे। मतलब वो वायरस होता था, लेकिन इतनी तेजी से वायरस फैलेगा और मतलब ऐसा पैंडेमिक बन जाएगा और हर परिवार में एक ना एक मरीज उससे सफर कर रहा होगा, ऐसा किसी ने भी पहले सोचा नहीं था। तो उस टाइम पे जब आया तब एम्स की जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है और जो ID डिपार्टमेंट है, उन्होंने गाइडलाइंस इशू करी कि कोविड का कैसे, माइल्ड कोविड होगा, मॉडरेट कोविड होगा, सीवियर कोविड होगा, तो कैसे उसमें हर स्टेज ऑफ कोविड में किस तरह से इलाज करना है, क्या दवाइयां दे सकते हैं, क्या दवाई नहीं दे सकती। तो ऐसी जो भी बीमारियां हैं जो हमें लगता है कि मतलब कुछ नया बीमारी आ सकता है, या फिर जो बीमारी ऐसा है जो पहले शायद था लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसकी कुछ भी गाइडलाइंस वगैरह आनी होती हैं, तो वो एम्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इनिशिएटिव लेते हैं, उन्हीं के थ्रू वो गाइडलाइंस आती है। रिसर्च की आपने बात की, तो बहुत सारे ट्रायल्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर की ऐसा कुछ बाहर ड्रग है जिसका इंडियन पॉपुलेशन में स्टडी नहीं हुआ है, तो हमारी पॉपुलेशन में स्टडी करके देखेंगे कि क्या ये ड्रग, क्या ये इंजेक्शन हमारी पॉपुलेशन में भी काम करते हैं। क्योंकि देखो, एथनिसिटी, जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो होता है मेरा या किसी अमेरिका के इंसान का अलग होगा, तो अगर वहां कोई दवाई काम कर रही है ऐसा जरूरी नहीं है वो मेरे में भी काम कर जाएगी। तो उसके लिए ये बात जाननी जरूरी होती है कि क्या हम उसी चीज को हमारी पॉपुलेशन में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए ट्रायल्स करने की जरूरत है। तो उसके लिए एम्स इनिशिएटिव लेता है। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जिसमें कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं, और इसका कुछ एंड नहीं है। ये एक प्रोसेस एंड इवोल्यूशन है। आज कुछ चल रहा है, कल कोई नया ड्रग का, ऐसे बहुत सारी रिसर्च चल रही होती है और आगे भी चलती रहेंगी। और एम्स उस मामले में बहुत अपने रेजिडेंट्स को भी, अपने फैकल्टीज को भी बहुत प्रमोट भी करता है, और मतलब अलग अलग ग्रांट्स वगैरह और सारी चीजें होती हैं जिससे रिसर्च को बढ़ावा मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि मेडिकल साइंस एक ऐसी चीज है जिसकी लर्निंग का कोई एंड नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं डीएम कर रहा हूं तो मैं डीएम पढ़ के सोच लूंगा मुझे तो सब है, मुझे कुछ नहीं आता। जब तक एक डॉक्टर ये बात नहीं समझेगा कि मेरे को हर दिन कुछ नया जानने की जरूरत है, तब तक कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। तभी शायद एम्स बहुत स्पेसिफिक केसेस लेता है। इस पे मैं आपसे बात करने, आप बात पूरी करिए और इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि एम्स, मैंने जितना भी आपने भी सुना होगा कि एम्स का केस ले लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। एम्स बहुत कम केसेस लेता है। डॉक्टर सार्थक के साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने एक बात बोली कि यार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता एम्स क्वांटिटी के हिसाब से। कि तुम पूरे के पूरे दिन में एम्स 5000 केसेस नहीं देखेगा, क्योंकि क्वालिटी शायद निकल जाए। इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए कि क्या है ये सब चीजें। नहीं तो देखो, पहले तो मैं जो बात बोल रहा था वो था कि इंसान को सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। एज अ डॉक्टर मुझे सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे हर रोज कुछ नया सीखने की जरूरत है। जब मैं वो सेल्फ अवेयर होऊंगा तो मेरे अंदर जानने की जिज्ञासा आएगी और मैं आगे जाके मेरे में एक वो रहेगा कि मुझे हर रोज कुछ नया सीखना है। ह्यूमिलिटी रहेगी शायद कि हाँ ठीक है यार। मैं देखो, आप बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर भी एक इंसान ही है। बस भगवान की दया से हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, भगवान की थोड़ी कृपा होती है मरीज पे भी और मरीज के परिजनों पे भी, तो मरीज ठीक हो जाता है। डॉक्टर भी एक इंसान ही है। चलिए हम हमारे डॉक्टर साहब एथिस्ट है, लेकिन ये डॉक्टर साहब वैसे भगवान में मानने वाले हैं। वही बात है, जैसे उन्होंने बोला कि
नॉलेज का अंत नहीं हो सकता यार। हाँ। सोक्रेट्स जिनको हम कहते हैं, उसने ऐसा कहते हैं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान था वो। हाँ। उसने एक बात बोली थी कि ये लोग मुझसे प्यार करते हैं इसलिए मैं बुद्धिमान कहते हैं। मैं हाँ। बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ हाँ। कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी हाँ। इश्क के इम्तिहान और भी है, रिसर्च बहुत लगती है। हाँ, जब तक हाँ, तो वही बात थी कि होता क्या है कि मतलब एम्स को जिस तरह से मतलब डिजाइन किया गया है, जब भी एम्स की शुरुआत हुई थी तो एज अ रेफरल सेंटर बात थी कि बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे मतलब एम्स, इंडिया में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, इंडिया में अच्छे हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पर इलाज नहीं होता, बाकी जगहों पर बहुत अच्छा इलाज होता है। कोई भी डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता, चाहे वो यहाँ पे है चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। बट बात ये होती है कि कुछ टेस्ट जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते, तो उसके लिए एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां पर उन मरीजों को रेफर किया जा सके। तो अगर अब वो टेस्ट हर किसी के लिए जरूरी भी नहीं है। मतलब एक अगर नॉर्मल मरीज को बस खांसी जुकाम है तो शायद उसका इलाज बाहर हो जाएगा और उसको शायद एम्स आने की जरूरत ना पड़े। बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके लिए जो टेस्ट है वो हर जगह अवेलेबल नहीं किया रखा जा सकता, तो इतना लॉजिस्टिक्स नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है, हमारी मेडिकल जो कम्युनिटी है उसके पास भी नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है एक ऐसे सेंटर की जहां पर हम उन्हीं मरीजों को ले सकें, या उन्हीं मरीजों को मतलब वैसे तो किसी भी मरीज के लिए एम्स मना नहीं करता और मना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अगर डॉक्टर हो तो आपको ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको, या दिल में भी होनी चाहिए कि आपको लोगों की सेवा करनी है। तो किसी के लिए मना ही नहीं है, बट एक स्पेशल फोकस उन मरीजों पे ज्यादा रहता है जो शायद बहुत जगहों से भटक के आ रहे हैं और जिनका बाकी जगह इलाज नहीं हो रहा था। तो उसको उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा हमको लगता है कि अगर कोई कई जगहों पे इलाज करा तो हम उसको एक प्राथमिकता दें और उसको एक प्रायोरिटी बेसिस पे उसका इलाज कर सकें, क्योंकि वो शायद बाकी जगहों पर नहीं हो पा रहा होगा किसी कारणवश। ऐसा नहीं है कि बाकी किसी ने कमी छोड़ी होगी, क्योंकि मेहनत तो सभी डॉक्टर्स करते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है कि एम्स का केस ले लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इस पे थोड़ा मतलब ये क्या है? जो भी जहां से भी एडमिशन हुआ उनको लगा होगा कि शायद इसको सच में जरूरत है, मतलब उस केयर की जो शायद बाहर नहीं मिल पा रही है, और उस केयर को करने के लिए लोग तो हर जगह ही हैं, बट यहाँ पर कुछ वैसी चीजें अवेलेबल होंगी या वैसा डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल होगा जो शायद उसकी बीमारी का पता लगा पाए, जो शायद बाहर पकड़ में नहीं आ रही। मतलब ऐसे एम्स टेक्निकली एम्स दिल्ली, वैसे भी एम्स दिल्ली में है, एम्स का एम्स कह लीजिए। वहां पर सारी सुविधाएं जितनी पॉसिबल हो सकती है दुनिया भर में, वैसी सारी सुविधाएं उस जगह है। बिल्कुल। जब कोई चीज हर हॉस्पिटल में वैसे डिवाइसेस हो नहीं सकते हैं, तो जब सब लोग हार जाते हैं तो एक दर जो बचता है वो एम्स बच जाता है, एम्स दिल्ली बच जाता है कहने के लिए। बिल्कुल। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं मुझे शायद, जिनका बहुत सपना है नीट क्लियर करके एम्स जाना। मैं ये बोलता हूँ, मुझे ये लगता है, आप इस पे रोशनी डालिएगा, कि एम्स दिल्ली निकाल लेना बड़ी बात नहीं है। एम्स दिल्ली में रह के समझना कि ये जो मेडिकल में अब मैं जाने वाला हूँ वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके आ रहे हैं मेरे साथ। तो कईयों का सिर्फ गोल होता है एम्स दिल्ली निकाल लेना। मम्मी पापा ने बोला था बेटा डॉक्टर बन जा, जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी। डॉक्टरों की जिंदगी बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है जितना मैं देखा है। तो आप पहले ये मिथ तोड़िए कि नीट के वाले जो लोग हैं जो एम्स दिल्ली आना ही चाह रहे हैं, तो उनको पहले ये बताइए कि एम्स दिल्ली क्या डिमांड करता है आपसे, क्या चाहिए आपके अंदर कि आप एम्स दिल्ली को सोचिए। देखिए, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, एम्स दिल्ली हर एक फ्यूचर डॉक्टर का सपना होता है। वो जो एक आपने आइकॉनिक फोटो देखा होगा एम्स का, एम्स बैकग्राउंड में और जो गार्डन, वो फोटो देख के हर मतलब जब भी कोई प्रिपेयर कर रहा होता है तो वो सपना होता है कि यार इस जगह पहुंच जाए। लेकिन बात केवल वहां तक बस घुस जाने से खत्म नहीं होती है, वहां से तो आपकी जिंदगी की शुरुआत है। क्योंकि वहां पे आपको खाली आप एज अ डॉक्टर आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रोथ होती है, एज अ पर्सन ग्रोथ होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि पहली बात तो जो हमारा एमबीबीएस करिकुलम है वो उसी फॉर्म में डिजाइंड है कि पहले आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होंगे, फिर धीरे धीरे आपकी पोस्टिंग्स लगती है, आप एमबीबीएस कर रहे होते हो, आप मरीजों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हो, मरीजों से हिस्ट्री लेना शुरू करते हो कि उनको क्या परेशानी है, उनको आपके अंदर एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एज अ डॉक्टर आप बस आपका मतलब अगर आप डॉक्टर के अंदर एम्पैथी है, मैंने बहुत कम रेयर लोगों में देखे हैं। मुझे पता है किस तरफ इशारा किया है मैंने, ये बताओ मुझे। नहीं, डॉक्टर में एम्पैथी मतलब डॉक्टर दवाई बहुत सारे डॉक्टर दे देंगे, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर में एम्पैथी है भी और सब में होनी भी चाहिए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मतलब अगर कोई मरीज परेशान होकर, मरीज तो खैर परेशान ही होते हैं, लेकिन अगर वो परेशान होकर उस अवस्था में डॉक्टर के पास पहुंच रहा है तो खाली उसको इस बात से मतलब नहीं है कि मुझे दवाई लिख दी जाए। एज अ डॉक्टर मेरा दायित्व या जितने भी डॉक्टर्स हैं सबकी जिम्मेदारी ये है कि वो उसे मरीज की भाषा में, अपनी भाषा में ये समझाएं कि उसे क्या परेशानी हो रही है, उसका इलाज कितने टाइम तक चलेगा, और वो उससे उस तरह से बात करें जिससे उसे ये महसूस हो। क्योंकि अगर कोई मरीज पहुंच रहा है डॉक्टर के पास तो वो अपने पूरे शरीर की जिम्मेदारी एक तरह से डॉक्टर को सौंप दे रहा है, वो पूरा आंख बंद करके डॉक्टर पे भरोसा कर दे रहा है। तो इसलिए डॉक्टर का बहुत जरूरी है उसमें मन में
करुणा भाव होना या एम्पैथी होना कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको अच्छे से समझाऊं इसकी प्रॉब्लम क्या है। और दवाइयाँ तो खैर देगा ही, लेकिन साथ में अच्छे से बीमारी के बारे में समझा देना और उसका कैसे आगे जाके फॉलो अप होगा या कैसे आगे जाके ट्रीटमेंट कितना पॉसिबल है वो सब समझा देना एक डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो वो एम्पैथी वाला जो चीज सीखना होता है वो सब आप अपने एमबीबीएस में सीखते हो कि किस तरह से एक मरीज से बात की जाती है, मरीज के परिजनों से किस तरह से, अगर कोई मरीज को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज शायद संभव नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो हमारे भी हाथ में नहीं होती। तो अगर किसी मरीज को ऐसी बीमारी, तो वो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग द बैड न्यूज, कि आपको जैसे अगर किसी मरीज को पता लगता है कि इस मरीज को कैंसर है, अब सीधे आप इस बात को सीधे मरीज तक नहीं बोल सकते हो, आपको किसी तरह से उसके परिजनों को उस खबर को इस तरह से बोलना होगा कि आप उनको हौसला भी दे रहे हो, साथ ही साथ आप उनको ये बता भी रहे हो कि जो बीमारी का पता चला है ये बीमारी मामूली बीमारी नहीं है, इसका इलाज शायद पूरी कोशिश करेंगे लेकिन शायद फिर भी ना हो पाए। तो वो सब चीजें, वो एम्पैथी आप एमबीबीएस में पूरे 5.5 साल के कोर्स में आप सीखते हो। तो इसीलिए आपने बस एम्स क्रैक कर लिया, आप एम्स के अंदर आ गए, इसका ये मतलब नहीं कि आपने सब कुछ सीख लिया, आप केवल 11th-12th के अंदर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आए हो, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी ग्रोथ होनी बाकी है। और वो ग्रोथ होने के लिए 5.5 साल का कोर्स जो है वो बहुत जरूरी है। वो आपको पढ़ाई, आपको मेडिकल साइंस की नॉलेज तो सिखाता ही है, साथ में आपको एज अ ह्यूमन बीइंग किस तरह से एक दूसरे ह्यूमन बीइंग की देखभाल की जाती है, केयर की जाती है, वो भी सिखाता है। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि हर डॉक्टर में वो चीज होनी बहुत जरूरी है कि अगर वो नहीं होगी तो फिर आपका खाली दवाइयों लिख देने से मरीज ठीक नहीं होगा। तो वो उसके बाद दूसरी बात, फिर आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो, तो आप ये एक एवर लर्निंग प्रोसेस है। आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, हर रोज आप अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ते रहते हो, अलग अलग बीमारियों के बारे में किस तरह से मरीज को काउंसिल किया जा सकता है वो सीखते रहते हो। तो ये सब विद स्टेप्स, इस तरह से हमारा मेडिकल कोर्स डिजाइंड है, इस तरह से एम्स में भी बाकी जगहों पे भी डिजाइंड है कि वो आपका रोज आपको कुछ नया सिखाता है। तो इसीलिए बस एम्स में आ जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि वहां से तो जिंदगी की शुरुआत है। और उसमें थोड़ा आपको आपसे बहुत कुछ छीनता है। वो छीनता ये है कि शायद आप अगर जैसे मेरा कोई इंजीनियरिंग वाला दोस्त होगा, उसका 5 दिन का है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 काम करता है, सैटरडे संडे को पार्टी करता है, जो भी करता है। तो वो एज अ डॉक्टर आपका किसी सैटरडे को नाइट ड्यूटी होगा, सैटरडे नाइट को आपका कोई इंजीनियरिंग वाला दोस्त है वो पार्टी कर रहा होगा, लेकिन आपको अपना कर्तव्य निभाना है, आपको अपनी ड्यूटी करनी है और अच्छे से करनी है। ये सोचे बिना इस गिल्ट के कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो गिल्ट आएगा तो आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पाओगे। तो आपको अपना वो ड्यूटी भी करना है। फिर संडे को भी कभी आपका ड्यूटी होगा, संडे को लोग लेट से उठ रहे हैं 10-11 बजे, क्या पता आपकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। तो ये सब आपकी जिंदगी से चिंता है, लेकिन इस सब में आपको छोटा नहीं सोचना है, आपको बड़ा सोचना है कि आप जो ये सब चीजें कर रहे हो, ये आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप इस 1-2 साल के लिए कुछ कर रहे हो। आपको जिंदगी में आप आगे कहाँ पहुंच रहे हो, आगे जाके 10 साल बाद 15 साल बाद आप शायद उस काबिल बन सकोगे कि आप ऐसे ही बहुत मरीजों का, जैसे अभी यहाँ इलाज कर रहे हो वैसे बाहर इलाज कर रहे होगे। तो जब आपके मन में वो एक दूरदर्शिता आएगी उस चीज को लेके कि मैं केवल अभी अगर मैं अपना कुछ टाइम कुर्बान कर रहा हूँ जिस टाइम पे शायद मैं मजे कर सकता था, तो वो केवल वो किसी छोटे मकसद के लिए नहीं है, उसका एक बड़ा मकसद है। और वो बड़ा मकसद ये है कि आप आगे जाके लोगों की बहुत सेवा करोगे, बड़े लेवल पे करोगे। तो वो सब आपको जान लेना जरूरी है कि आपकी लाइफ शायद उतनी कन्वीनियंट नहीं होगी जितनी एक दूसरे प्रोफेशन वाले इंसान की होती है, बट उसका एक लॉन्ग टर्म गोल है। लेकिन ये मिथ वही बात है ना कि हमारे घर में, मतलब इंडियन सोसाइटी में भी क्या होता है, लोग बोलते, आप थोड़ा अंदर आ जाइए, क्या पता कैमरे से निकल जाए, कि इंडियन सोसाइटी में ऐसी बात होती है ना कि यार डॉक्टर बन जाओ तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो मतलब तभी लोग मेडिकल निकालना चाहते थे, नीट निकालना चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन डॉक्टर बनना पैसे कमाने का सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि आप पैसे तो कमाओगे, जैसे एम्स में हो गया, बाकी बहुत बड़े बड़े जब लोग हो जाते हैं डीएम करने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद, बहुत जब वो सर्जरी जो करते हैं, सर्जन जो बनते हैं, बन तो जाओगे, पैसा भी बहुत कमा लोगे, लेकिन इस्तेमाल करने का टाइम नहीं होगा जितना मुझे लगता है। मैंने बहुत डॉक्टरों को ऐसा देखा है। तो ये डॉक्टरी, अगर आप नीट में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप इस बात को समझिए कि डॉक्टर बनने से जिंदगी आसान नहीं होगी। हाँ, आप दूसरों की जिंदगी आसान कर दोगे, बिल्कुल, अपनी नहीं करोगे, ये तो है। मतलब वो है कि बलिदान मांग लेगा आपके जो लाइफ के सबसे वो वाले साल है जिसमें आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, बहुत आप जिंदगी जीना चाहते हो, वो शायद आपके कुर्बान होंगे। और देखिए, डॉक्टर बनने में, अगर आप डॉक्टर इसलिए बनना चाह रहे हो क्योंकि आपको पैसा कमाना है, तो वो आपका गोल नहीं है। डॉक्टर बन रहे हो आप, तो आपका एक बड़ा गोल होना चाहिए कि आपको आगे जाके मैनकाइंड, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, कितने सारे लोग होते हैं जो दान करते हैं, कितने सारे लोग होते हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं। और वो इसलिए करते हैं, क्योंकि मैं जनरल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स की नहीं, वो इसलिए करते हैं ताकि उनके मन में ये लगे कि उन्होंने मैनकाइंड के लिए कुछ किया। तो एज अ डॉक्टर आपको इन जनरल आपको रोज वो करने को मिल रहा है। वो कितनी, भगवान ने आपको कितना ब्लेस किया है। मतलब अगर आज कोई नॉर्मल इंसान है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो लोग हर 2-3 महीने में जो सक्षम है वो ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिससे वो लोगों की सहायता कर सके। पॉलिटिशियन भी, हाँ, सभी लोग ही, मतलब अपनी तरफ से कोशिश तो सभी कर रहे हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर आपको वो अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोफेशन ही वो है।
आपको रोज के लेवल पे, रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ना किसी की जिंदगी को इन्फ्लुएंस करने का मौका मिल रहा है, किसी ना किसी की परेशानी को कम करने का मौका मिल रहा है। ये अपने आप में कितनी अचंभित करने वाली बात नहीं है। तो इसलिए पैसा, डॉक्टर बन के पैसा हमेशा सेकेंडरी होता है। आपका जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि आप मैनकाइंड को सर्व करो, आप अपने किसी तरह से किसी की पीड़ा, किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी का कष्ट कम कर पाओ। बिल्कुल। वो तो आप फाइनली आप कैमरे को देख के आप नीट वालों के लिए कुछ सजेशन जो देना चाहते हैं आप बताइए। देखिए, नीट वालों के लिए सिंपल सा सजेशन है कि 11th 12th की आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करके बस इस उम्मीद के साथ या इस सोच के साथ पढ़ाई मत करना कि 2 साल पढ़ाई कर लेंगे फिर जिंदगी में ऐश ही ऐश है। ऐसा नहीं होता है। आपको 11th 12th की पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना आपके लिए जरूरी है। आप उस एग्जाम को क्रैक करके एम्स में जाओगे या किसी भी कॉलेज में जाओगे, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, आप एक डॉक्टर बन के निकलोगे। लेकिन वो 5.5 साल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो आपको उस रिग्रेस साइकिल के लिए, उसके बाद आपकी जो एमडी वाली ट्रेनिंग होगी, आप में से बहुत लोग जो एमबीबीएस पूरी कर लेंगे, फिर एंट्रेंस एग्जाम जो पीजी के लिए होता है उसको क्रैक करेंगे। उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपनी खुद का भी ध्यान रखते हो, साथ में आप ड्यूटी के साथ साथ अपने पेशेंट्स का भी ध्यान रखते हो। तो वो भी एक रिग्रेस ट्रेनिंग होगी। तो आपको ये बस 2 साल करके इस जर्नी को नहीं सोचना। ये जर्नी जो है बहुत लंबी चलने वाली है। मतलब ये 100 मीटर रेस नहीं है, मैराथन है। इस मैराथन को आपको रोज थोड़ा करके पढ़ाई करके एंट्रेंस एग्जाम पहले क्रैक करना है और फिर आगे की जिंदगी के लिए भी तैयार रहना है। और ऐसे करके तैयार रहना है कि ये सब तो एक हिस्सा है या एक जरूरी पार्ट है डॉक्टर बनने का, कि जो भी सब ड्यूटीज आएंगी या जो भी थोड़ा सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, वो भी उस स्टेज ऑफ लाइफ में जो शायद आपके बाकी लोग अलग तरह से जिंदगी जी रहे होंगे। लेकिन आपको अपने गोल को लॉन्ग टर्म रखना है और उस उम्मीद के साथ अभी भी पढ़ाई करते रहना है और आगे की जिंदगी तो मतलब लेकिन एम्स वर्थ है। हाँ। एम्स निकालना, मेहनत करना, वो सब कुछ एकदम एम्स आपके हिसाब से, जो आपने एम्स की दुनिया देखी है, बिल्कुल तो वो वर्थ है पूरा। हाँ, एम्स वर्थ इट है। ऐसा नहीं है, देखिए बाकी कॉलेजेस भी अच्छे हैं, लेकिन एम्स में एक एक्स फैक्टर है। एम्स में एक वो बात है कि वो आपको एक सपना दिखाता है कि अब देखिए, अब जैसे हम इंजीनियरिंग वालों की बात करते हैं, उनके लिए भी एक आईआईटी जाने का सपना होता है। तो एक हर देश में जैसे एमबीए वालों के लिए आईआईएम हो गया, तो हर कोर्स, थिएटर वालों के लिए एनएसडी है, थिएटर वालों के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो गया। तो हर कोर्स के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना जरूरी है जो लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को मोटिवेट करे। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो आज 11th 12th का बच्चा क्या सोच के उतनी मेहनत करेगा? वो नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ाई करता रहेगा। तो ऐसा एक सामने उनको एक गोल दिखना, एक लक्ष्य दिखना जरूरी है कि यार मुझे यहाँ पहुंचना है और वहां पहुंचने के लिए मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और फिर आप वहां नहीं तो कहीं और लैंड कर ही लोगे। और जिंदगी में देखो, आप एम्स आए हो या ना आए हो, ऐसा नहीं है कि आपका सक्सेसफुल होना उस बात पे वो करता है, लेकिन एक सामने आपको एक ऐसा सपना दिखना जरूरी है। तो एम्स वो एक सपना है। वाह। और सपने अक्सर पूरे नहीं होते हैं, ये तो मैं मानता ही हूँ। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार हम सबके जेब में आजकल लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, हर इंसान के जेब में आजकल एम्स आ चुका है। वो जब भी कुछ बीमारी होती है उसको लिखता है, प्रॉम्प्ट लिखता है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, फेमिनाई, इन सब से लिख के वो जवाब ले लेता है और उसको लगता है कि मेरे पास सारा जवाब आ गया। तो एआई जो आ चुका है दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बाद जैसे आप पढ़ते होंगे या जो नॉर्मल डॉक्टर पढ़ते होंगे, उनको पढ़ने के बाद चीजें रिटेन करनी पड़ेगी ना, मेहनत लगती है। इंसान की दिमाग की कैपेसिटी वैसी नहीं है, फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है। कईयों की है, यहाँ पर देश में 1-2 लोगों की है, लेकिन कईयों की फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो बहुत एआई के पास सब कुछ है। तो जो रिजल्ट आपको दे रहा है, प्रॉम्प्ट के बाद आपको दे रहा है, क्या वो मान्यता है? मतलब कैसे देखते हैं कि एआई मेडिकल साइंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए क्या है, और एआई से जो जवाब मिल रहा है उससे हम कितने रिलाय कर सकें, ये आपके हिसाब से क्या है? हाँ, देखिए एआई के साथ मेडिकल साइंस जो है इवॉल्व कर रही है। अब देखिए, अगर दुनिया में किसी भी नई चीज का इन्वेंशन होता है या इजाद होता है तो उसके अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में वो सप्लीमेंट भी कर रही है मेडिकल एजुकेशन को। एज इन की कुछ चीजों में जब आपको कुछ ऐसा मतलब अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है और वो शायद आपको गूगल पे पहले थोड़ी ज्यादा मेहनत करके ढूंढनी पड़ रही थी, तो शायद आपके लिए वो सर्च उसने आसान बना दी है। या कुछ आपको टेक्स्ट बुक से आपको ये ढूंढना था कि ये इस टेक्स्ट बुक में ये वाला टॉपिक जो है किस पेज पे मिलेगा, तो शायद आपको वो पूरी टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वो जिंदगी उसने आसान बना दी। लेकिन जहां पर भी कन्वीनियंस आ जाती है, जहां पर भी कंफर्ट जोन आ जाती है, वहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो एआई ने जो है लोगों को बहुत कंफर्ट दे दिया है, और जब भी आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि पहले अगर मान लीजिए मुझे कोई टॉपिक ढूंढना है, मान लीजिए मुझे पार्किंसंस डिजीज पढ़ना है, या मान लीजिए मुझे कोई भी हम एग्जांपल ले, मान लीजिए मुझे लिवर का कुछ डिजीज पढ़ना है, तो पहले अगर मैं अपनी मेडिकल साइंस की किताब खोलूंगा तो शायद मैं लिवर डिजीज के चैप्टर तक पहुंचते शायद 2-3 चैप्टर और मेरे बीच में मेरी आंखों के आगे से निकल जाएंगे, जो भी मैं शायद पढ़ लूंगा। और मुझे लिवर डिजीज तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, साथ में मेरे को और भी कुछ फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू चीजें और याद हो जाएंगी। बट एआई से क्या हो गया, मुझे वो स्पेसिफिकली वही चीज निकाल के देगा जो मुझे चाहिए थी। तो मेरा जो कोलेट्रल लर्निंग है, जो मेरी साथ में शायद 2 चीजें मैं और पढ़ लेता क्योंकि मैं किताब खोल के पढ़ रहा हूँ, वो शायद नहीं हो पा रही है। तो उसने लोगों को कंफर्ट दिया है, कन्वीनियंस दिया है, लेकिन साथ में
लोगों को इतनी कंफर्ट कन्वीनियंस के साथ में जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग था वो शायद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और वो था बुक्स पढ़ना, किताबें पढ़ना या टेक्स्ट बुक को टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ना, तो वो शायद नहीं हो पा रहा है। तो उसका अपना फायदा भी है लेकिन अपना नुकसान भी है। लेकिन नहीं, जो लोग इलाज करवाने लगे हैं बिल्कुल बिल्कुल, अब वो मैं उसको अपने पूरे मतलब पूरे उससे बोलता हूँ कि वो चीज नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम खुद भी बहुत मरीज देखते हैं, बहुत ऐसी न्यूज आर्टिकल भी बहुत सारे आ रहे हैं कि लोगों ने बस एआई पे कुछ डाल लिया, उनको देखो एआई मरीज, हम जो है हम बीमारी को नहीं देखते हैं। एज अ डॉक्टर आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हो, एज अ डॉक्टर आप मरीज का इलाज कर रहे हो। आज आप ये नहीं कर रहे हो कि आपको पार्किंसन का आप इलाज नहीं करते हो या आप लिवर डिजीज का आप इलाज नहीं करते हो, आप उस मरीज का इलाज कर रहे हो जिसको पार्किंसन है या जिसको लिवर डिजीज है। तो मरीज को सामने से एग्जामिन करना, मरीज को सामने से देखना कि मरीज कितना गंभीर तरह से बीमार है या मरीज को क्या सिम्टम्स हो रहे हैं या क्या उसके एग्जामिनेशन में क्या साइंस है, वो सब आप एआई को नहीं बता सकते हो। एआई आपको बोल देगा कि आपने पार्किंसन डाल दिया, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, तो वो लिख के दे देगा पहले ये दो, पहले ये दो, पहले ये दो। बट उसमें कौन सी दवाई कब इंडिकेटेड है या मरीज को वो सच में उसमें मरीज को एग्जामिन करके ये पता लगाना कि सच में ये दवाई इसको दी जा सकती है या ये दवाई देने से क्या पता कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, कि क्या पता, क्योंकि एआई को बस आपने पार्किंसन बोल दिया लेकिन क्या पता उस मरीज को कुछ और भी परेशानी रही हो, उस परेशानी की क्या पता वो दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, नहीं दी जा सकती, वो दवाई देने से क्या पता ज्यादा नुकसान हो जाए। तो वो सब एआई नहीं समझ पाएगा क्योंकि एआई मरीज को नहीं देख रहा है, एआई बस बीमारी को देख रहा है। तो एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग मेरी सारे लोगों से या जो भी एआई वगैरह को यूज करते हैं वो सब उसको यूज करना स्पेशली फॉर मेडिकल साइंस, स्पेशली फॉर ट्रीटिंग आवरसेल्व्स बहुत गलत है। और इसको मतलब किसी लेवल पे तो रुकना पड़ेगा। डॉक्टर जिस तरह से कन्वे करेगा, जो मैं भी एम्पैथी की बात कर रहा था, जिस तरह से वो मरीज को अपनी बीमारी के बारे में, डॉक्टर जो है मरीज को अपनी बीमारी के बारे में समझाएगा या वो उसको 4 चीजें और बताएगा कि साथ में आपको खाने में ये ध्यान रखना है या आपको पीने में याद रखना है, आपको इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो वो सब होलिस्टिक केयर जो है वो होलिस्टिक केयर आपको एआई नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो ना, ये तुमने कुछ होता है तो तुम लोग लिखते हो चैट जीपीटी से और तुम्हें इलाज मिल जाता है। दूसरी चीज जो है डॉक्टर सार्थक गुप्ता कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज में डीएम कर रहे हैं ये, और मेरा कांटेक्ट भी इनसे तभी हुआ जब मेरे पापा को थोड़ा इन्फेक्शन, आपको पता ही है, लग रखा है, तो कभी क्लेप्सिला होता है, कभी सूडोमोनास होता है। अभी तो ठीक होने लगे माशाल्लाह, अभी बात करने लगे, और तभी मैं इनसे कांटेक्ट में आया। मैं कहा कुछ बातें हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जितने लोग भी आप देख रहे हैं। तो यार इन्फेक्शियस डिजीज में डीएम ही क्यों करना पड़ा। और दूसरी बात उन्होंने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये बोली थी कि कभी कभी क्या होता है, मरीज पहुंचता है हॉस्पिटल कुछ और इलाज कराना है लेकिन चले जाते हैं इन्फेक्शन से। तो ये क्या है दुनिया इन्फेक्शन की, और इसमें डीएम जो आप कर रहे हो कि इसका पीछे पूरा मोटिव क्या है, कि इन्फेक्शन को समझना कितना जरूरी है। जैसे मेरे पापा के साथ क्या हुआ, होते होते क्लेप्सिला करके एक इन्फेक्शन लग गया, जिसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड कहते हैं, और वो जाहिर सी बात है दुनिया भर में आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन, आपके आसपास इन्फेक्शन नहीं है, ये पूरी अर्थ जो है ना, इसमें हर जगह हर कण में जिंदगी पनपना चाहती है। बिल्कुल। इन्फेक्शन क्या है, बैक्टीरियाज है, वो पनपना चाह रहे हैं, वो शरीर के अंदर पनपना चाह रहे हैं, इसलिए वो बॉडी को मारने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो वो तो रहेगा ही रहेगा। और दुनिया में और जिस जगह पे सारे मरीज आ रहे हैं वहां तो इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया और रेजिस्टेंट हो जाएगा, वो तो लगना लाजमी सी बात है, उससे हम बच नहीं सकते। तो ये इसके ऊपर पूरी आप बताइए इन्फेक्शन डिजीजेज में क्या है और क्या है। बिल्कुल, पहले तो मैं आपकी मतलब अंकल की बिल्कुल से अच्छी से तंदुरुस्त रहे, बिल्कुल सेहतमंद रहे, उसके लिए कामना करूंगा। अब देखिए बात जो है इन्फेक्शन की ना, तो होता क्या है कि मैं आपका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे कॉमनली हम ये क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको खांसी जुकाम हुआ, या मेरे किसी भी रिलेटिव को या किसी को भी खांसी जुकाम हुआ, तो हम क्या खुद से ओवर द काउंटर दवाई वाले के पास गए, उसने बोला अरे आपको खांसी जुकाम हो रहा है, आप ये एंटीबायोटिक खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। सिट्राजिन ले ले। सिट्राजिन तो चलिए एंटीबायोटिक नहीं है, अमोक्सिक्लेव खा लो या अजिथ्रोमाइसिन खा लो। तो उस टाइम पे हमें क्या लगता है कि हमें ये लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां आधा घंटा वेट करेंगे, वो हमें कुछ लिख के देगा, उससे बेटर है कि यहाँ से दवाई लेके खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि ऐसे इरैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इरैशनल का मतलब है जहां पर एंटीबायोटिक्स की जरूरत भी नहीं थी वहां पर एंटीबायोटिक को ले लिया गया। क्योंकि जो भी खांसी जुकाम होता है या नॉर्मल किसी को मान लीजिए कल कुछ बाहर का खा लिया, आज कुछ डायरिया वायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, थोड़ा डायरियल इलनेस हो गया, तो वो सब ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो वायरल इन्फेक्शन से होती हैं। अब वायरल इन्फेक्शन का नेचुरल कोर्स क्या होता है, वो इन्फेक्शन होगा, 2-3 दिन सिम्टम रहेंगे, फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक होता है। हमारी जो इम्यूनिटी है वो उस इन्फेक्शन को टेक केयर करेगी। उसके लिए आपको बाहर से किसी एंटीबायोटिक को लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कभी कभी जहां पे एंटीबायोटिक जरूरी भी नहीं है, वहां हम एंटीबायोटिक ले लेके जो बॉडी में, हम देखिए आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, हर बॉडी में ऑलरेडी बैक्टीरिया पनप रहे हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया जो है वो शायद हमको नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। अच्छा। लेकिन हम ऐसी एंटीबायोटिक लेके उन बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस जीन्स आ जाते हैं। रेजिस्टेंस जीन आने से क्या होता है कि फिर जो वो एंटीबायोटिक थी वो जब सच में जरूरी, अभी तो आपने तब उसको ले लिया जब वो जरूरी नहीं थी, लेकिन शायद उसको इतनी बार ले लिया गया जब जरूरत नहीं थी, उससे क्या होगा, अगली बार जब वो एंटीबायोटिक सच में जरूरी होगी तो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुका होगा।
ओके। इसका मतलब ये है कि फिर उसके लिए उन छोटी एंटीबायोटिक से पार नहीं पड़ेगी, फिर चाहिए होगी बड़ी एंटीबायोटिक। तो वो तो जो अब मान लीजिए मैं बड़ी लेवल की एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, तो क्या वो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया वो पूरा मार देगी या कुछ बच जाएगा और फिर वो उससे भी रेजिस्टेंट हो जाएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है हेटेरो रेजिस्टेंस का। हेटेरो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया के कुछ आइसोलेट जो हैं वो तो सेंसिटिव थे, लेकिन कुछ आइसोलेट जो हैं वो रेजिस्टेंट थे। उसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि किसी भी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा खत्म किया जाए। अब मान लीजिए किसी एंटीबायोटिक को 7 दिन के लिए लेने की जरूरत थी, 7 दिन में से किसी ने 3 दिन, अब क्या होता है सिम्टम धीरे धीरे कम होने लगेंगे, 3 दिन में सिम्टम कम हो गए, हमने खुद से बंद कर दिया। अब क्या हुआ, मान लीजिए 10 बैक्टीरिया थे, 5 उसमें से सेंसिटिव थे, या मान लीजिए 10 के 10 सेंसिटिव थे, तो 10 में से क्या हुआ, आपने बस 3 दिन एंटीबायोटिक लिया, पूरा कोर्स का 7 दिन का पूरा नहीं किया, तो वो बस 5 बैक्टीरिया मर गए, 5 बच गए। लेकिन क्योंकि वो 5 बैक्टीरिया ऑलरेडी उस एंटीबायोटिक से एक्सपोज हो चुके हैं, तो अब वो क्या हो जाएंगे एंटीबायोटिक से। तो इसीलिए एंटीबायोटिक को जब जरूरी हो तभी लिया जाए, हमेशा उसका कोर्स पूरा किया जाए। जितनी डोज है कि मान लीजिए 650 mg सुबह है फिर दिन में, तो उसको उतना ही डोज में उतनी ड्यूरेशन के लिए, ताकि सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए, कोई भी बैक्टीरिया ऐसा ना बचे जो उस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुका होगा, ताकि अगली बार अगर उस एंटीबायोटिक को यूज करने की जरूरत पड़े तो वो एंटीबायोटिक हमारे लिए इनफ हो। अरे बहुत बार मैंने ऐसा कर दिया कि मेरा कोर्स पूरा नहीं किया यार। नहीं तो वो बहुत जरूरी है, वो बात चाल लेना। ये बहुत जरूरी, बहुत खूबसूरत बात है यार। अच्छा, जैसे मेरे साथ क्या होता है, पापा को जो इन्फेक्शन डिसीज, आप इस पर बताइएगा कि होता क्या कि उन्होंने बोला कि एक सबसे टॉप का जो एंटीबायोटिक है, मैं नाम याद नहीं है मुझे, वो हम एकदम एक्सट्रीम केस में देंगे, अभी बाकी चीज मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ये क्या होता है कि एकदम जो ध्रुव का एक कदम ब्रह्मास्त्र बाद में चलाएंगे? बिल्कुल वो जरूरी है, क्योंकि अगर वो ब्रह्मास्त्र पहले ही चला दिया और बच गया, वो ब्रह्मास्त्र से वो इंसान तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट बन जाएगा उस ब्रह्मास्त्र से भी, और वो बैक्टीरिया शायद ट्रांसमिट होकर किसी और में पहुंचेगा, किसी डॉक्टर के थ्रू किसी और पेशेंट में पहुंचेगा, क्योंकि डॉक्टर मतलब अगर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, या फिर किसी और वजह से किसी और तरीके से किसी और में पहुंचेगा, तो वो ब्रह्मास्त्र में फिर आगे काम नहीं करेगा। तो जहां पर जिस चीज की जरूरत है उसी को काम में लिया जाए, किसी और बड़ी एंटीबायोटिक पे इसलिए नहीं पहुंचा जाए कि हम उसे एक मरीज को ढंग से ठीक कर देंगे। उसे एक मरीज को तो आप नहीं ठीक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे पता नहीं, बट आगे जाके 100,000 मरीज कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो इसलिए हॉस्पिटल में वो जो अब बैक्टीरिया बच जाएगा, जो कि अब उससे ब्रह्मास्त्र से भी काम नहीं होगा, तो उसके बाद वो सब में फैलेगा। होए ये बहुत। तो आपको कैसे इंटरेस्ट है इस डीएम इन क्या नाम है, इन्फेक्शियस डिजीज में? नहीं वो मेरे को स्टार्टिंग से ही थोड़ा इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ना, जो माइक्रो और पैथ हमारे सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ना मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। मुझे हमेशा से थोड़ा मतलब वैसा कुछ ब्रांच चाहिए था जिसमें थोड़ा इंटरवेंशंस उतना मुझे पसंद नहीं है, मतलब कुछ करना मुझे वैसी ब्रांच चाहिए थी जिसमें थोड़ा पढ़ के अगर कुछ करना हो, या फिर मतलब इन्फेक्शंस पे भी मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था। तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए, और ये एक वैसी चीज है जो हम मतलब इन्फेक्शन धीरे धीरे मतलब कुछ नए तरह के इन्फेक्शंस, तो आपको कभी भी थोड़ा मोनोटोनस नहीं लगेगा, आपको कुछ नया पढ़ने को रोज मिलता रहेगा। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये ब्रांच जो है मेरे लिए ठीक रहेगी। बाकी तो आगे जो जैसा भगवान ने जिसके लिए सोचा। आपदा में अफसर ढूंढ रहे थे, ये तो ये नहीं अफसर तो अब कितना में अफसर ढूंढ पाया ये तो वक्त ही बताएगा। भाई एम्स में है आप लोग बहुत नहीं मतलब वो तो सारा हमने हमारी तरफ से जो किया वो तो कर लिया, बाकी तो सब ऑडियंस एथीस्ट है मेरी, ज्यादा भगवान मत बोलो, उनको लगता है अरे ये कैसे बात। तो एनीवेज लाइट भी बहुत कम हो रही है, थोड़ी बहुत बातें थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अभी डॉक्टर साहब मिल गए थे, उनसे बात करी। डॉक्टर साहब आपको और कुछ स्पेशली जो बोलना हो ऑडियंस को, मेरी मतलब हम सबकी, तो आप कुछ बोलना चाहें एम्स के अराउंड और सबके अराउंड जो आपने? मैं ये बोलूंगा कि जो आप में से डॉक्टर बनना चाहते हैं वो बिल्कुल बनिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर अगर आप अच्छे डॉक्टर आप तभी बन पाएंगे जब आप एक अच्छे इंसान होंगे, आप में काइंडनेस होगी, आप में ह्यूमैनिटी होगी। आपने वो नहीं देखी क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो क्या बोलता है कि अगर मैं इमोशनल हो गया तो मेरे हाथ कांपेंगे, ऐसा है क्या? मतलब इमोशनल हो गया तो हाथ कांपेंगे, लेकिन जहां पे इमोशनल होने की जरूरत है वहां इमोशनल भी हुआ जाए। मतलब मान लीजिए अगर एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो उसको इमोशनल होने की जरूरत नहीं, बट एक डॉक्टर एक मरीज के परिजनों से बात कर रहा है तो उसको एक इमोशनल होकर उसी दया भाव से उस मरीज के परिजनों को बात समझाने की जरूरत है। नहीं, मुझे इस पे शेर याद आ गया कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, किस्मत के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए, और खुशबू हमारे हाथ से छूकर गुजर गई। और जितने भी डॉक्टर हैं तो खुशबू हमारे हाथ से छूकर गुजर गई, हम फूल सब में बांटकर पत्थर के हो गए। तो पत्थर के नहीं होना है, थोड़ा फूल बचा लेना है। बिल्कुल जहाँ पे आपको पत्थर बनने की जरूरत है आपको पत्थर बनना है, और जहाँ आपको फूल की तरह कोमल होने की जरूरत है आपको फूल की तरह कोमल होना है। तो बहुत खूब। हाँ, तो बात यही थी कि जो डॉक्टर बनने का चाह रहा है उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, एक अच्छा इंसान बनने की, धीरे धीरे थोड़ा पढ़ाई करने की, आगे जाके जिंदगी आपको अपना रास्ता दिखाई देगी, जहाँ पे आपको डेस्टिन्ड होगा पहुंचना वहां पहुंच जाओगे। रही बात एज अ पेशेंट या एज अ इंसान जो कि किसी बीमारी से भ्रमित है, तो आप जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उस पर डॉक्टर पे भरोसा करने की जरूरत है। जो भी आपको केयर मिल रहा है उस पर भरोसा करने की जरूरत है। और बाकी
बाकी ये उम्मीद करने की जरूरत है जो भी आपका इलाज चल रहा होगा वो ठीक ही चल रहा ठीक होगा और है। आप किसी तरह से ठीक हो जाएंगे। एनीवेज एआई पे इतनी बात हो गई तो मैं याद आ गया बात करते करते, शायद उससे पहले लगा दूंगा वीडियो में, लेकिन अभी बोल देता हूँ कि मेरा खुद का एक एआई सिखाने का कोर्स भी है, एआई आसान भाषा में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके रजिस्टर कर लीजिए। थोड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, एक थिएटर वाला आदमी नाटक के साथ, ड्रामा के साथ, साइंस के साथ मूवी भी बनाना चाहता है, तो उसके लिए एक जरिया है, उसमें जरिए में साथ निभाइए। तो जरूर एक ना एक दिन इंडिया को भी मैं ऐसा मेरा पर्सनल ये है कि इंडिया में साइंटिफिक ड्रामा लेके आए, साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ, कि यार कुछ तो हो ना, कि इंडिया का नोलन लोग बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं इंडिया का नोलन, तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा। ऐसे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कभी निभा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। एनीवे अंधेरा बहुत हो गया, आपको हमारे चेहरे, वैसे मैं बहुत काला हूँ और काला दिख रहा हूँ, तो बंद करते हैं इस वीडियो को। तो डॉक्टर सार्थक गुप्ता साहब, थैंक यू सो मच, यहाँ पर आए, इस पार्क के पेड़ के बरगद के नीचे हमने कुछ ज्ञान की बातें करी है, शायद बोधि वृक्ष है ये, तो एनलाइटन हम भी हो जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।